नाउ द न्यू टॉपिक इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो लोग जो फॉरेस्ट को बचा सकते हैं या जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम फॉरेस्ट को कितना सेव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेस्ट के। मतलब 4 ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है या फॉरेस्ट उन पे डिपेंड है, वो फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं पीपल लिविंग इन और अराउंड द फॉरेस्ट। मतलब जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और उनका जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है, दे आर स्टेक होल्डर्स। सेकेंड होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं कि उनको उनकी नीड के लिए, मेडिसिन के लिए, टिम्बर के लिए, वुड के लिए, पेपर के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है। वहाँ से वो फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, वो यूज़ करते हैं। तो उनको फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भी स्टेक होल्डर है। थर्ड आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के वो ऑफिसर्स जिनके हाथ में कंट्रोल होता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फॉरेस्ट को यूज़ करने देंगे और कितना फॉरेस्ट को सेव करेंगे। और फिर आते हैं नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमारे एनजीओ होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं और फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। ये मेन 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, पीपल। सेकंड होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। थर्ड होते हैं गवर्नमेंट पीपल। और फोर्थ होते हैं सोशल वर्कर्स और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को हटाना या काटना, तो उसका अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना। सेकंड होता है प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोकना। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। कैटल को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है घास खाने के लिए या ग्रेजिंग के लिए, पत्ते खाने के लिए। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हम फॉरेस्ट को सेव कर सके या कंजर्व कर सके। उसके बाद आता है सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर। हमारी कंट्री में हमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर बनाने चाहिए जिससे कि हम इसको फॉरेस्ट को सेव कर सकें। अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट। वन महोत्सव की तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे कि लोगों को हम जागरूक कर सके, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बता सके। और चिपको मूवमेंट आपको पता होगा कि जब पेड़ों को काटने लोग आए तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो पेड़ों से चिपक गए ताकि कोई भी पेड़ को नहीं काट सके। तो इस टाइप की मूवमेंट को गवर्नमेंट को बताना चाहिए लोगों को, जिससे कि लोगों को नॉलेज बढ़े और वो फॉरेस्ट को सेव करने की कोशिश करें। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ में ही पॉसिबल होते हैं। फूड चेन को मेंटेन करती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे, उन्हीं के कारण फूड चेन और फूड वेब जो हमने 15 चैप्टर में पढ़ी थी वो मेंटेन हो पाती। फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। थर्ड थिंग है वी गेट यूजफुल प्रोडक्ट। वाइल्ड लाइफ से हमको जंगल से क्या क्या मिलता है? फूड, मेडिसिन, लेदर, बोन, हनी, लैक। देन हमें इस वाइल्ड लाइफ को कैसे, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट में वो ज़्यादातर प्लांट्स और ट्रीज की बात करें, पर वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और ट्रीज के साथ एनिमल्स भी आ गए। हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट यानी जहाँ एनिमल रहते हैं उनका घर, मतलब फॉरेस्ट, उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। और एनिमल्स की हंटिंग को रोकना पड़ेगा, मतलब शिकार को रोकना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो स्पीशी खत्म होने वाली है कुछ टाइम के बाद उनको प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि व्हाइट टाइगर या फिर वो ब्लैक हिरन, ब्लैक डियर। देन सेटिंग अप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर।
वापस वही बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर बनाने पड़ेंगे। मतलब लगभग दोनों के पॉइंट सेम है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर बनाने हैं और लोगों को इसके बारे में हमें डायरेक्ट करना है, एनिमल्स की हंटिंग रोकने की कोशिश करना है और लोगों को बताना है कि फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे सेव करना चाहिए। अब एक और हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वो है वाटर। वाटर हमारी बेसिक नीड है, हमारे घरों में, हमारी रोज एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिल्डिंग, रोड, डैम सब बनाने में हमें वाटर की ज़रूरत होती है। ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर से मिलता है। लेकिन वाटर जो है वो पल्यूट बहुत ज़्यादा हो रहा है ओवर पॉपुलेशन के कारण, और इसे हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो डैम होते हैं जो कि वाटर के साथ बनाए जाते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं? डैम में जो रोका हुआ पानी है वो इरिगेशन के लिए काम आता है, यानी कि खेतों में डालने के लिए। डैम का मेन यूज होता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डैम से। वाटर जो है वो टाउन और सिटीज में मिलता है और फ्लड को जब आप डैम बना देते हैं तो वो जो डैम है वो फ्लड को कंट्रोल करता है, क्योंकि वहाँ पानी रुक जाता है। अगर डैम नहीं होता तो जो कुछ गांव है वो उनमें फ्लड आ जाता है, यानी बाढ़ आ जाती। पर डैम के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डैम के डिसएडवांटेज क्या है कि जब डैम बनाना होता है तो गवर्नमेंट को वहाँ की जो विलेज है उसको खाली करवाना पड़ता है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल को वहाँ से डिस्प्लेस करवाना पड़ता है, नई जगह पर भेजना पड़ता है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ये है कि डैम बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं डैम बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब कि वहाँ का फॉरेस्ट खत्म हो जाता है और बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, क्योंकि नेचुरली जो रिवर के अंदर एनिमल्स थे वो डैम बनने के कारण वहाँ से चले जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो डैम के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना या फिर फ्लड को रोकना या फिर क्रॉप्स का इरिगेशन। तो कुछ डिसएडवांटेज भी है कि लोगों को नई जगह जाना पड़ता है और बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लग जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन का जो वाटर है जो हमारे छत पे जमा होता है, उसे हम अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर भी उसे हम जमा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए क्या किया जाता है? पिट्स यानी कि गड्ढे खोदे जाते हैं या फिर पॉन्ड्स या लेक में रेन का जो वाटर है उसे स्टोर करके रखा जाता है। कुछ छोटे छोटे कंक्रीट के पिट बनाए जाते हैं और उनके अंदर जो भी रूफटॉप का वाटर है, मतलब जब बारिश आती है तो रूफटॉप पे, छत पे जो पानी इकट्ठा होता है उसको पाइप के थ्रू उसमें इकट्ठा किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे सबसे पहली बात तो जब बारिश आएगी और उसके बाद अगर सनलाइट आएगा तो वाटर इवोपरेट नहीं होगा, क्योंकि उसे हमने जमीन के अंदर कलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा उससे वेल्स रिचार्ज होंगे। जिनके घरों में कुएं हैं, कुएं कभी कभी समर सीजन में ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो अगर हम इस रेन वाटर को इस तरीके से स्टोर करेंगे तो आउट ऑफ वाटर नहीं होंगे कभी भी वेल्स, मतलब उनके अंदर का पानी कभी नहीं सूखेगा। ऐसा करने से जो जमीन के अंदर का मॉइस्चर है वो भी बना रहता है, मतलब उसमें पानी बना रहता है। जो वाटर जमीन के अंदर है वो पोल्यूट नहीं हो पाता, अगर बाहर इधर उधर बहता है तो वो पोल्यूट हो जाता है। और इससे मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाते, मतलब जैसे कहीं पानी जमा होता है तो वहाँ बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं या फिर मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज या मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको जमीन के अंदर स्टोर कर देंगे तो मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज की ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे हमें अपने घरों में ट्राई करना चाहिए। देखिए इसका एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे रूफटॉप का जो वाटर है उसको इस पाइप के थ्रू जमीन के अंदर यहाँ इसके थ्रू जाता है और यहाँ देखिए यहाँ पर ये जमीन के अंदर वाटर स्टोर कर लिया है। दैट इज, ये 2-3 तरीके से हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर
हार्वेस्टिंग। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम दोनों ही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो एक दिन खत्म होने वाले हैं, इसलिए हमें इनको सोच समझकर यूज करना चाहिए। दैट इज सो कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर हम अभी जैसे यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम में सारे प्रोडक्ट आ गए, पेट्रोल, डीजल, तो अगर हम इनको ऐसे यूज करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 40 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे और कोल रिजर्व जो है वो 200 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। मतलब हमारी जो आने वाली जनरेशन है कुछ सालों बाद वो पेट्रोल या कोल को नहीं देख पाएगी, तो उनके लिए हमें इन्हें प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री रिपीट होगी, मतलब वापस लोगों को साइकिल या फिर हॉर्स और ऑक्स इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें इन्हें सोच समझकर यूज करना पड़ेगा। इसका अच्छा तरीका यह है कि हमें सेव करने का ट्राई, फ्यूल जो है पेट्रोल, डीजल, कोल या एलपीजी, सीएनजी सभी टाइप के फ्यूल्स को बहुत ही जुडिशियली मतलब सोच समझकर यूज करना चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कार पुलिंग, जो लोग कार यूज करते हैं वो कार पुलिंग कर सकते हैं, मतलब 3 या 4 लोगों को एक ही जगह जाना है तो वो एक ही कार में जाए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। सब अपनी व्हीकल यूज करने की बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो हम बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं। इसके बाद हम कोल, पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी इन सबको अगर अपने अपने घरों में सेव करें तो भी हम बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसको बचा सकते हैं। जब भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल, पेट्रोल जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके साथ वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, और ये सारे जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। जब ये धुआं निकलता है और इसमें ये सारी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, उसके कारण जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से ये डर रहता है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे और हमारा जो वाटर लेवल है अर्थ का वो बढ़ जाएगा, तो कहीं कहीं फ्लड आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा ये गैसेस जब ये गैसेस जब एयर में होती है और रेनफॉल होता है तो बारिश में ये गैसेस मिल जाती हैं और उससे ऐसे वो जो बारिश का पानी और गैस ये दोनों मिलकर जो वाटर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये एसिड रेन जब हमारे क्रॉप्स पे, हमारे मोनूमेंट्स पे, हमारे घरों पर गिरता है तो वो उनको बहुत ही हार्मफुल होता है। क्रॉप्स के लिए तो स्पेशली बहुत हार्मफुल है, और मोनूमेंट्स यानी जैसे ताजमहल है इन सब के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, बिल्डिंग्स के लिए। एसिड रेन कैसे बनती है? जो एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब रेन वाटर से मिल जाए ये सारी गैसेस तो एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे फॉरेस्ट के लिए और मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर ऐसा ही रहा तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल इनको जला रहे हैं जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहा तो एक टाइम आएगा कि पोलर आइस मतलब जो ध्रुव पे या मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होगी, और मेल्ट होके क्या करेगी, वो ओशन का लेवल बढ़ाएगी। तो जो भी ओशन के आसपास की सिटीज होगी वहां पे फ्लड आ जाएगा। मतलब जहाँ ओशन का लेवल बढ़ेगा तो ओशन में जो पानी बढ़ा तो वो पानी कहाँ जाएगा, शहर में जाएगा, जिससे कि शहर डूबने का खतरा हो जाएगा। थैंक यू।